तो मोदी सरकार का विस्तार हो गया, मंत्रालय भी बंट गए। तो इसी विस्तार में जो नए चेहरे जुड़े हैं उसी में से एक चेहरा एसपीएस बघेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूपी से आने वाले बघेल साहब को कानून और न्याय राज्य मंत्री बनाया गया है। एसपीएस बघेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपको बधाई, आप देश के कानून राज्य मंत्री बन गए हैं। आप जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे, अब वो जिम्मेदारी आपके कंधों पर सरकार में मंत्री की हैसियत से आ गई है। जी नमस्कार भदौरिया जी, नमस्कार। तो बघेल साहब, मंत्री बनने के बाद अब आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, और ये जिम्मेदारी इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय प्रधानमंत्री जी का शीर्ष नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन अपेक्षा, उम्मीद और आकांक्षाओं को लेकर के ये जिम्मेदारी दी गई है, अपनी पूरी ईमानदारी, मेहनत और कर्मठता से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जी बघेल साहब, आपको अंदाज़ा था कि आप पहले तो राज्य में मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, उसके बाद आप लोकसभा चुनाव हुआ, आपको लोकसभा का टिकट दिया, फिर आपको लग रहा था कि अब दोबारा से इस समय जब विस्तार होगा तो मंत्री बनाएंगे आपको, उम्मीद थी आपको, या ये लग रहा था कि नहीं अब तो 5 साल आपको सिर्फ जनता के बीच ही रहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विशेष अधिकार होता है कि वो किसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें और किसको नहीं करें। चूँकि लोकसभा का ये चौथा कार्यकाल था, 3 बार जलेसर से, इस बार आगरा लोकसभा से, एक बार राज्यसभा, और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इसी सरकार में मैं कैबिनेट मंत्री था। तो कुल मिला के संसदीय ये 6वां चुनाव था, 3 सदन हो गए थे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो उम्मीद तो करते ही हैं, सभी सांसद लोग करते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार पुनः अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का है, और उसमें स्थान पाना ये प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और संगठन का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा। जी बघेल साहब, हमने देखा कि इस बार जो उत्तर प्रदेश से नए चेहरे आए हैं आपको मिलाकर, उसमें से 7 में से 6 जो है वो या तो अनुसूचित जाति के या पिछड़ी जातियों के हैं, और कुल मिलाकर जो मोदी मंत्रिमंडल है उसमें पिछड़े और दलित, अनुसूचित जाति के मंत्रियों की तादाद 47 तक हो गई है। आज तक देश में इतने ज़्यादा मंत्री पिछड़ी और अनुसूचित जातियों से नहीं बने। क्या संदेश है? ये एक संदेश है कि वक्त आ चुका है, अब सत्ता और प्रतिनिधित्व आबादी के हिसाब से होगा। संदेश के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय करने का प्रयास किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय और मानव एकात्मवाद पार्टी की नींव में है, और मेरी अपने सोच रहती है कि अंत्योदय का मतलब ये तो होता ही है कि अंतिम व्यक्ति को आवास दें, बिजली दें, उसके भोजन की व्यवस्था की जाए, शौचालय हो, उनकी चिकित्सा शिक्षा का इंतजाम किया जाए। उसके साथ ये भी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं कि आखिरी पीढ़ी पर खड़े हुए जाति का अथवा व्यक्ति के भी सत्ता के गलियारों में उसकी भागीदारी मिले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और शीर्ष नेतृत्व में राजनीतिक अंत्योदय करने का भी प्रयास किया है। जी, एक महत्वपूर्ण छोटा सा सवाल है, आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आप हमेशा कहते हो कि अगर फ़ोन की घंटी बजना बंद हो गई किसी नेता की, लगातार नहीं बज रही, तो इसका मतलब है उसका जनाधार दरक रहा है। लेकिन एक फ़ोन की घंटी जो बजना बहुत ज़रूरी था, हर कोई इंतज़ार कर रहा था, उस फ़ोन की घंटी का इंतज़ार ये था कि कब मंत्रिमंडल के लिए बुलावा आएगा। तो इन घंटियों के लगातार बजने के दौर में उस घंटी को आपने कैसे पहचाना? जी, सभी मैं चांस की बात है, अब केंद्र में मंत्री हूँ, लेकिन अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं रखा, कोई पीएस नहीं रहते थे। हर फ़ोन को मैं स्वयं सुनता हूँ और स्वयं करता हूँ। तो हर फ़ोन को, वो चाहे फीड हो अथवा ना हो, हर फ़ोन को उठाते हैं, क्योंकि कोई भी फ़ोन आता है वो किसी संकट में भी हो सकता है। ये अलग बात है कि
फ़ोन, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा या फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट या किसी भी काम के लिए हो सकते हैं, चिकित्सा, शिक्षा का। लेकिन हर फ़ोन को उतना ही महत्वपूर्ण समझ करके सुनना चाहिए, और जो भी फ़ोन करता है वो सीधे विधायक या सांसद या मंत्री से ही बात करना चाहता है, जी। तो यथासंभव फ़ोन को स्वयं ही उठाना चाहिए, जिससे समय भी ना हो। उन्हीं फ़ोनों की श्रृंखला में एक फ़ोन ऐसा भी था जिसमें ये आदेश प्राप्त हुआ। जी वकील साहब, वैसे तो आप बहुत वाकपटु हैं, मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर लाइव बैठे होने का दबाव है, इसलिए आप अपने पूरे अंदाज में नहीं हैं। मैं आपको रिलैक्स करना चाहता हूँ, एकदम रिलैक्स रहिए। आप लाइव हैं लेकिन कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप बिल्कुल रिलैक्स होके बात करिए। अब देखिए आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। मेरा सवाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ पिछले है। 22 साल से मैं पिछले 22 साल से इसलिए विशेष तौर से आपसे सहज रहता हूँ। जी। जब लोकसभा का पहला चुनाव जीत करके 12वीं लोकसभा में आए, तब से आपसे परिचय है। हम लोगों का गृह जनपद भी एक है और पढ़ाई लिखाई का शहर भी एक है, जी। तो मैं आपसे हमेशा सहज रहता हूँ। जी जी, ग्वालियर में पढ़े हुए हैं एसपीएस बघेल साहब साइंस कॉलेज आपसे में। बात करते हुए इटावा और रैया और ग्वालियर याद आ गया। जी जी ग्वालियर, जी इटावा और रैया, बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। अभी की स्थिति कोरोना काल के बाद क्या आकलन है आपका? अभी चुनाव हो जाएं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहाँ खड़ी है? उत्तर प्रदेश का चुनाव राष्ट्रवाद के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, और ख़ास तौर से जो कल का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा गुलदस्ता मंत्रिपरिषद के रूप में देश के सामने पेश किया है। अच्छा गुलदस्ता वो होता है भदौरिया जी जिसमें हर रंग का फूल, हर किस्म का फूल और हर प्रकार की खुशबू का फूल हो। कल के मंत्रिपरिषद के गठन से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक निश्चित तौर से सामाजिक खुशबू जो है आ रही है लोगों को, और ख़ानदानी व्यक्ति वो होता है जो अपने इस एहसान को याद भी रखता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव में हम देख रहे हैं कि 14 में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत आया, 17 में 300 से ऊपर विधायक आए, 19 में पुनः उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा लोकसभा में अपना प्रदर्शन किया है। तो मैं सोचता हूं कि चुनावों की श्रृंखला का जो चौथा चुनाव 2024 में होगा, इसमें निश्चित तौर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस के आधार पर, और इतनी लोक कल्याणकारी योजना है कि वहाँ भी अंत्योदय ये हुआ है कि 12 रुपये में 2 लाख का बीमा हो रहा है, 330 में 2 लाख रुपए का बीमा हो रहा है। गरीब लोग भी अपना बहुत अच्छे अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड की सहायता से 5 लाख का इलाज करा सकते हैं। कोई अब देश की बस्ती और गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली ना हो। हम लोग स्टोव के, अंगीठी के और लकड़ी और कंडे और खाड़ू के ज़माने से किचन देखा करते थे। अंतिम महिला को जो है गैस प्रदान की गई है। इसी प्रकार से 8 महीने तक पिछली लॉकडाउन में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिला। इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है कि दिवाली तक लोगों को फ्री मिले। मान लो किसी के एक राशन कार्ड में 5 व्यक्ति हैं, होते भी परिवार बड़ा होता है, तो 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ, 25 किलो मुफ्त में राशन मिलेगा। राज्य सरकारों का भी इतना है, माने 50 किलो राशन 40-50 रुपये में। अगर कोई अंतिम मनरेगा का व्यक्ति एक दिन मजदूरी करके 240 रुपये लेता है, तो महीने भर का एक दिन से कम की मजदूरी में महीने भर के राशन का इंतजाम हो रहा है। लेकिन बघेल साहब, पढ़ते थे तो अक्सर चुनाव में जब जाते हैं तो योजनाओं के अलावा मौत होती थी, एक लेकिन एक साल ज़मीनी के लॉकडाउन में पूरे देश में जातिगत आंकड़े भी होते हैं। और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज से AIMIM के प्रमुख ओवैसी साहब प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उनका गठबंधन ऑलरेडी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हो चुका है, तो मुस्लिम और पिछड़ा और दलित गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये आपके लिए मुसीबत खड़ा करेगा? नहीं, कोई खास मुसीबत खड़ा नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव को हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के श्रम की पराकाष्ठा जो हो रही है, उससे जो पसीना निकल रहा है, उससे निश्चित तौर से कमल खिलेगा। और मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी
के शीर्ष नेता अपने बूथ अध्यक्ष को भी हफ्ते में कोई ना कोई कार्यक्रम देते हैं। इस कोरोना पीरियड में मैं देख रहा हूँ कि जब कोई राजनीतिक दल बिल्कुल बाहर नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी, एमएलसी, राज्यसभा संगठन के सभी लोग सेवा ही संकल्प है के आधार पर दोनों कोरोना कार्यकाल में ग्राउंड जीरो पर दिखाई पड़े हैं। उसी की वजह से आप देख रहे होंगे कि ये बीमारी संपर्क में आने से आती है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं पॉजिटिव हुए, डिप्टी सीएम साहब दिनेश शर्मा जी पॉजिटिव हुए, पहली बार में केशव मौर्य जी पॉजिटिव हुए। 6 विधायकों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। पिछली बार 2 कैबिनेट में मंत्री हमारे बीच में नहीं रहे, इस बार भी एक राज्य मंत्री नहीं रहे। ये कह कर के उदाहरण देकर मैं कहना चाहता हूँ कि संपर्क निरंतर रहा है, उसकी वजह से इस प्रकार वो संक्रमित भी हुए और मृत्यु भी हुई है। इसी प्रकार से लगातार कोरोना काल में भोजन की व्यवस्था, हर प्रकार की जो माइग्रेट लेबर है, दिल्ली से जब आगरा आ गया था 2-3 दिन में 4-5 लाख लोग, सरकार ने उनके खाने पीने का और रहने का, उनको भेजने का पूरा इंतजाम किया था। जी, लेकिन बघेल साहब, इस बार हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी और मायावती अलग अलग लड़ रहे हैं। पिछली बार मिलके लड़े थे, आप लोगों के लिए कड़ी टक्कर थी। इस बार क्या ये मिलकर नहीं लड़ना आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा, या ये वोट उस नेता की तरफ चला जाएगा जो बीजेपी को हराएगा? नहीं, बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं कोई इस प्रकार की नहीं है कि उससे रुष्ट होकर के, लामबंद होकर के लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डालें। आखिर कोई एक कारण, जैसे लोकसभा में सपा बसपा का गठबंधन हुआ था, तो हम हमेशा ये कहते थे कि आखिर एक कारण तो बताएं कि मोदी जी को लोग क्यों हराना चाहते हैं। और वो लोग जिनके आपस में बहुत मतभेद होते थे, सिद्धांतहीन ये गठबंधन हुआ था जो लंबा कभी नहीं चल पाता है। तो मैं कहता था ना कि वो पहले उत्तर प्रदेश में होता रहा कि एक बार सपा फिर बसपा, फिर सपा फिर बसपा, तो वो तुम सम पुरुष ना मौसम नारी और यूपी लूटो बारी बारी, तो ये हो रहा था। फिर जनता को समझ में आ गया कि ऐसा नहीं होने देना है। जब केंद्र में सरकार 14 में बनी तो फिर लोगों को विश्वास हुआ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है और लोकप्रिय सरकार बना सकती है। तो उसी के तहत फिर ये गठबंधन नहीं चला। मैंने हमेशा कहा था चुनाव के दौरान कि मेरी ये दिनांक, स्थान और समय याद करें, लोकसभा के चुनाव के बाद सपा बसपा का गठबंधन टूटेगा, फिर बहन जी कहेंगे कि हमसे अखिलेश ने वोट ले लिए लेकिन हमें नहीं दिए। तो वही हुआ, महीने भर भी वो नहीं चला क्योंकि नीतियाँ अलग थीं, सिद्धांत अलग थे, कार्यक्रम अलग थे, तो वो गठबंधन। बघेल साहब, एक बड़ी समस्या आपके लिए जहाँ तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये खड़ी होगी हमारे दोस्त के सिद्धांत पर कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बहुल इलाका है वहाँ पर किसान आंदोलन की धमक है। ये किसान आंदोलन तकरीबन वहाँ की 45 से 50 सीटें प्रभावित करेगा। इस समस्या से कैसे जूझेंगे वहाँ पर आप? देखिए, आम किसान आंदोलित नहीं हुआ है, राजनीति से प्रेरित है। जहाँ तक किसानों की बात हो रही है, किसानों के लिए कृषि विभाग ने हर योजना अपनी डीबीटी कर रखी है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख तक के कर्जे माफ़ किए। स्प्रिंकलर इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन पर 80% छूट है। इसी प्रकार से बीज के मामले में मैं जब पहली, दूसरी, तीसरी बार सांसद हुआ था तो बुआई के समय आप याद करो कि खाद के लिए, डीएपी के लिए बहुत लंबी लाइन लगा करती थी, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता था। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं आज तक कोई डीएपी के लिए या यूरिया के लिए या पोटास के लिए या नाइट्रोजन के लिए कभी हमसे ना कोई फ़ोन कराने आया, ना चिट्ठी लिखाने आया। तो ये प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शिता थी कि बिना खाद के खेती नहीं हो सकती है। रेलवे ने रैक का इंतजाम किया, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र विभाग ने पर्याप्त खाद का व्यवस्था किया। ये तो जब किल्लत होती है तब महसूस होता है, और जब आसानी से मिलती है तो हम उसके अंतर को महसूस नहीं करते हैं। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय को दुगना करना है, तो अलग से पशुपालन विभाग बनाया गया है, कृषि से अलग किया गया है। तो आपको ये लग रहा है ये किसान आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इलेक्शन में, चुनाव में इसका असर नहीं रहेगा? जी नहीं, असर आएगा तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। किसानों को बस यही चाहिए कि समय पर गन्ने का भुगतान हो जाए,
समय पर बीज मिल जाए, समय पर खाद मिल जाए, नहरों में टेल तक पानी आ जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अंतिम नहर बम्बे रजवाहे गूल तक पानी को पहुंचाने का काम किया है। इसी प्रकार से बहुत बहुत आप शुक्रिया ये देख एसपीएस रहे हैं बघेल कि साहब। सब वक्त की कमी है, लेकिन आप एबीपी न्यूज़ से सुबह सुबह वक्त निकाल के जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।